थर्ड यूनिट कंजम्पशन एंड सेविंग्स फंक्शन। अब कंजम्पशन यानी क्या? एक्सप्लेन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब आपने जानते हैं कि डिमांड जो है ना, कोई भी कमोडिटी उसके किस पे डिपेंड करती है? उसके प्राइस के ऊपर, ये पता है। सिमिलरली कंजम्पशन जो है ना, वो कम्युनिटी का यानी पूरे समाज का, वो तुम्हारी लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है। हम ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब एक कमोडिटी की डिमांड हो ना, तो प्राइस पे, लेकिन अगर पूरी कम्युनिटी का कंजम्पशन हो वो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर। तो इसका मतलब यहाँ साबित हुआ कि कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है? इनकम के ऊपर, यानी कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। द कंजम्पशन फंक्शन रिलेट्स द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन टू द लेवल ऑफ इनकम। यानी कितना कंजम्पशन होगा ना, वो तुम्हारी इनकम पे डिपेंड करता है, सबकी इनकम पे। व्हेन द इनकम ऑफ कम्युनिटी यानी पूरे समाज की इनकम अगर बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। बट हाउ मच कंजम्पशन वुड राइज, तो वो डिपेंड करेगा तुम्हारे एपीसी और एमपीसी के ऊपर। एपीसी का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एमपीसी का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अकॉर्डिंग टू केन्स रीज रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, वो फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ पे डिपेंड करता है। अब इसमें क्या कि जब कभी भी इनकम इंक्रीज होगी ना, तो कंजम्पशन इंक्रीज होगा ही, राइट। लेकिन इंसान हमेशा है ना सेविंग्स की फितरत में होता है, यानी कंजम्पशन उतना इंक्रीज नहीं होगा जितनी इनकम इंक्रीज होगी। इसका मतलब डेल्टा सी इज लेस देन डेल्टा वाई। तो मतलब चेंज इन कंजम्पशन इज ऑलवेज लेस देन चेंज इन इनकम। तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई जो है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन वो 1 और 0 के बीच में होगा। जो लिखा है ना आई, बराबर ना, इसके बीच में होगा। अब पहली बात, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसको बोलेंगे? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एपीसी रिफर्स टू द रेशियो ऑफ द लेवल ऑफ कंजम्पशन टू लेवल ऑफ इनकम। यानी कितना कंजम्पशन उसके सामने लेवल ऑफ इनकम कितनी, वो आएगा इसमें। अब इसमें आप देख सकते हो कि अगर हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को लेवल ऑफ इनकम में अगर बताएं तो कैसे आएगा? एपीसी की फॉर्मूला बनेगी लेवल ऑफ कंजम्पशन अपॉन लेवल ऑफ इनकम, यानी एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई बनेगा। वह सी का मतलब होता है लेवल ऑफ कंजम्पशन और वाई का मतलब होता है लेवल ऑफ इनकम, और एपीसी यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अब फॉर एग्जाम्पल देखो, व्हेन अ पर्सन हैज इनकम 4,000 उसकी इनकम है, उसमें से 3,000 वो खर्च करता है, तो एपीसी कितना हो जाएगा? 3,000 डिवाइड बाई 4,000 यानी 0.75। इफ इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अब डायग्राम में आप देख सकते हो, वो है ने ऊपर है थोड़ा, 45 डिग्री के एंगल में नहीं है, और वो स्लैंटिंग है, सीधा स्ट्रेट नहीं जाता ऊपर। और किसके साथ वो कनेक्टेड है? वाई एक्सिस के साथ में, एक्स के साथ में नहीं है। तो ये यही बता रहा है कि आप साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन को फॉलो करते हो, यानी पूरी कम्युनिटी इसको फॉलो करती है। It can be explained with the help of given diagram. In the figure, C line is total consumption line where income is OY or consumption OC है. So APC is measured at a point on consumption line. तो APC यहाँ पे कौन सा होगा? TC दिख रहा है, TC, और ये टोटल कंजम्पशन, और TY यानी टोटल इनकम, और TC इज इक्वल टू OC। मैं आपको यहाँ पे बताऊं, देखो कैसे। ये जो है ना, होल्ड ऑन, ये जो है वो तुम्हारा पूरा कंजम्पशन हुआ, ओसी, और ये जो ओ वाई है ना, वो तुम्हारे लिए पूरी इनकम हुई, बराबर ने। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अब यहाँ पे ने आपको देखो, अगर किसी को ऐसा है कि मुझे ओ वाई नहीं लिखना है, तो एग्जैक्टली ऐसा ही आप यहाँ पे सामने देख सकते हो, कौन सा है? ई वाई है, बराबर ने। और अगर किसी को ऐसा है कि यहाँ पे
ओ वाई नहीं लिखना है तो अपने यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं, देखो ओ वाई और ई वाई इस तरह से अपने लिख सकते हैं, देखो ओ वाई और ई वाई इस तरह से अपने लिख सकते हैं, राइट। ना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल का मतलब एडिशनल, तो हम जब भी मार्जिनल सोचे तो इसका मतलब एडिशनल आएगा यहाँ पे। तो ये एडिशनल में क्या आएगा, एडिशनल कंजम्पशन आउट ऑफ एडिशनल इनकम। इसका मतलब अगर मैं चेंज करूँ किसमें, लेवल ऑफ कंजम्पशन में, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये होता है सीधा सीधा कि रेशियो ऑफ चेंज इन द लेवल ऑफ कंजम्पशन इज टू गिवन चेंज इन लेवल ऑफ इनकम होता है। एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो डेल्टा यानी चेंज इन सी अपॉन डेल्टा इन वाई यानी चेंज इन वाई। तो डेल्टा यानी चेंज होता है, इसका मतलब यहाँ पे वाई जो लिखा है अपने ये समझ के चलेंगे, ये डेल्टा यानी इसका मतलब डेल्टा सी और डेल्टा वाई यानी चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम हुआ ना। इसके बाद आगे देखें, अब ये सेकंड पेज पे आप देखो, फॉर एग्जांपल व्हेन अ पर्सन इज 3000 इनकम और कंजम्पशन 2500 का करता है। अब इसकी इनकम अगर 4000 हो गई और इसका कंजम्पशन 3000 हो गया, तो इसका मतलब 0.5 हुआ ना। कैसे पता चला, देखो आप 3000 उसमें 2500 है। अब इनकम कितनी बढ़ी, 3000 से 4000 हो गई, मतलब 1000 इनकम बढ़ी, उसके सामने 2500 से 3000 हो गया। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि आप 1000 इनकम के सामने 500 कंजम्पशन को इंक्रीज कर दो तो एमपीसी यहाँ पे 0.5 हो गया। ये सब काम लगेगा आगे। इसके बाद में आपको इसके ऊपर से सम्स भी आएंगे। अब यहाँ आप देख सकते हो कि तुम देखो कि अगर चेंज इन इनकम की बात करें तो उसकी गैप ज्यादा है, लेकिन उसके सामने चेंज इन कंजम्पशन की बात करें तो उसकी गैप कम है। तो मतलब इनकम के सामने कंजम्पशन उतना चेंज नहीं हो रहा है, यही साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन बताता है। अब आगे देखो, एक्सप्लेन द केनेशियन व्यू ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। उसमें दो तरह के कंजम्पशन है, एक ऑटोनोमस और एक इंड्यूस। ऑटोनोमस कंजम्पशन अंडरलाइन करना है इसको, इज इनकम इन इलास्टिक, मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन इनकम। तुम्हारी इनकम चाहे जीरो भी हो तो भी ये कंजम्पशन करना पड़ता है, बराबर। दिस इट ये इंडिपेंडेंट टू द लेवल ऑफ इनकम, इसको ऐसा बोला जाता है। एंड ऑटोनोमस कंजम्पशन में बेसिक नीड्स और वांट्स आती है, और अगर आपकी इनकम जीरो भी हुई ना तो भी आपको ये ऑटोनोमस कंजम्पशन करना पड़ता है। तो इसीलिए ऑटोनोमस कंजम्पशन के लिए हम ए लिखते हैं, इसको ए से डिनोट किया जाता है इक्वेशन में। रिग्रेशन लाइन जो बनाते थे ना, वो रिग्रेशन लाइन इसके लिए काम लगती है, बराबर ना। वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसमें बी क्या होता है, चेंज होता है एक्स के मुताबिक, लेकिन ए कांस्टेंट रहता है, ए कभी चेंज नहीं होता। एग्जैक्टली ये ए जो है तुम्हारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है। इंड्यूस्ड इन कंजम्पशन, इंड्यूस कंजम्पशन इनकम इलास्टिक होता है, मतलब वो डिपेंड करता है इनकम के ऊपर, यानी डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। तो ये जितनी तुम्हारी इनकम ज्यादा उतना ये कंजम्पशन ज्यादा, इसलिए उसको बी वाई लिखा जाता है, यानी डिपेंड्स ऑन वाई यानी इनकम। तो अब पूरा तुम्हारा इक्वेशन कैसे बनेगा, ए इज इक्वल टू, अरे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, जिसमें ए तुम्हारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है, जो बी तुम्हारा है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, राइट। बी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब हमने यहाँ पे सपोज सपोज करना है, ये जो नीचे टेबल लिखा गया है वो टेबल आपको एग्जाम में पूछा गया है, यानी आपको एक इनकम दी जाएगी और कोई एक आध क्लू दिया जाएगा, उसके ऊपर से पूरा टेबल आपको खाली कंप्लीट करना है। और ये मैंने 8 मार्क का और 12 मार्क का दो बार अलग अलग मार्क्स में सम्स देखे, 5 मिनट में सम कंप्लीट हो जाता है, ये इतना सिंपल सम है, पर आना चाहिए तो। अब लेट अस टेक एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, यानी एजम्पशन करते हैं एक एग्जांपल का। उसमें लिखा गया है, देखो सपोज ए इज इक्वल टू 1000, मतलब तुम कुछ भी करो 1000 का तो खर्चा करना पड़ेगा, जीरो इनकम हो तो भी फिर बी इज इक्वल टू 0.6 है। नाउ सी योर इनकम इज जीरो, तो भी तुम यहाँ पे देख सकते हो, अगर इनकम जीरो भी है ना तो भी तुमको कितना खर्चा करना पड़ रहा है, 1000 का तो खर्चा करना पड़ता है। तो इसका मतलब यहाँ पे तुम्हारा कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम तुम्हारी कम है, बराबर ने। और उसके बाद में अगर आपकी इनकम 1000 हो गई तो भी आपको 1000 का तो कंजम्पशन करना पड़ेगा, लेकिन अब यहाँ पे बी पिक्चर में आएगा, एमपीसी, क्योंकि एमपीसी चेंज कितना हुआ है सोचो, इनकम पहले जीरो थी अब 1000 हुई, तो एमपीसी 0.6 है तो 600 का खर्चा होगा। तो हम यहाँ पे बी कितना लिखेंगे, 600 लिखेंगे।
तो यहाँ पे भी अब टोटल कितना हो गया तुम्हारा, 1600 का खर्चा हो गया। इसका मतलब 1600 1000 की इनकम के सामने का खर्चा है। तो यहाँ पे भी तुम्हारा एपीसी देख लो 1:60 लिखा है, 1:0.6, बराबर है। ये 0.6 या तो 1:60 लिखोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे 2000 और ज्यादा इनकम बढ़ी, 1000 इनकम बढ़ी, बराबर। यहाँ पे 1000 इनकम बढ़ने से 1000 तो वे ए वाला तो एज रहेगा, लेकिन यहाँ पे 1200 हो गया, क्योंकि आप जानते हो कि 0.6 इंटू 2000 करेंगे तो कितना आएगा, 1200 आएगा। अब टोटल खर्चा तुम्हारा 2200 का हो गया, 2200 का ना। अगर ये 2200 है तो ये भी 2000 से तो ज्यादा है, बट देर इज अ टाइम जब 2500 टोटल आता है। अब 2500 जब हुआ ने तब आप ऑटोनोमस कंजम्पशन 1000 का कर रहे हो, लेकिन उसके सामने 2500 इंटू 0.6 करूंगा तो 1500 आएगा, बराबर। याद रखो बी के साथ में यानी एमपीसी के साथ में आपको वाई को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी इनकम को मल्टीप्लाई करना है, तो आपको ये बी मिलेगा, राइट। तो हर बार जब भी तुम ये देखोगे तो ये याद रखना है आपको। अब टोटल 2500 का खर्चा, 2500 की इनकम के सामने 2500 का खर्चा, तो यहाँ पे पहली बार तुम्हारा जो एपीसी है 1 हो गया, एपीसी कितना हो गया, 1 हो गया है। इसके बाद में 3000 अगर आपकी इनकम हो जाती है, समझो अगर इनकम 3000 हो जाती है तो 3000 के वक्त आप देख सकते हो वापिस वो तो 1000 रहेगा, लेकिन अगर 3000 को मैं 0.6 के साथ में मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना मिलेगा मुझे, 1800 मिलेगा। अब 1800 और 1000 को प्लस करो तो 2800 आया। बट यहाँ तुम देख सकते हो यहाँ तुम्हारा सेविंग्स होता है, क्योंकि तुम 3000 के सामने 2800 का खर्चा कर दो, तो इसका मतलब ये सीधा सीधा ये होता है कि सी इज लेस देन वाई। तो अब तुम्हारा एपीसी 1 से नीचे गया, देखो 0.93। हाउ कैन यू जज एपीसी, एकदम सिंपल फॉर्मूला है, सी अपॉन वाई, सी अपॉन वाई। तो कंजम्पशन टोटल कितना है तुम्हारा, अगर इसकी बात करें तो अपने, तो इसके अंदर कंजम्पशन है तुम्हारा 2800, बराबर। अब ये 2800 को हम किसके साथ में डिवाइड करेंगे, ये 2800 को हम 3000 के साथ में डिवाइड करेंगे। तो 3000 के साथ में अगर मैं उसको डिवाइड करता हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा कितना, ये जो आया तुम्हारा 0.93 वो आंसर मिलेगा ना। उसके बाद 4000 अगेन, ये 4000, इसमें 1000 तुम्हारा क्या ऑटोनोमस है, और 4000 को 0.6 के मल्टीप्लाई करूंगा तो 2400। इसी तरह से आपको यहाँ पे 3400 को 4000 से डिवाइड करना है, तो एपीसी मिलेगा तुमको 0.0:0.85 ऐसा। इसमें 1:60 नहीं है, 1.6 है, सब में ईस्टू की जगह पे 1 पॉइंट लिखना है, बराबर नहीं। देन 5000 और 6000 के सामने भी ऐसा है ना। हमको डायग्राम समझना है, देख लो डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जो वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है तुम्हारे लिए। तो जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो सेम रहता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन में आया, बराबर। लेकिन तुम्हारी इनकम जो है ना वो 45 डिग्री के एंगल में जाएगी। टोटल जो इनकम है ना वो तुम्हारी किस में जाएगी, 45 डिग्री के एंगल में जाएगी, राइट। तो ये देखो तुमने एंगल के अंदर इसको ये पूरा 45 डिग्री के एंगल के अंदर इसको तुमको आगे बढ़ाना है, लेकिन उसके सामने तुम ये देख सकते हो कि बी जो है वो यहाँ है, सॉरी वन होल्ड ऑन। अच्छा देखो अब जरा क्लियर हुआ, ये समझ में आएगा। देखो ये वाला तुम्हारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ये तुम्हारा टोटल कंजम्पशन है। सी लाइन जो लिखा है ना वो तुम्हारा टोटल कंजम्पशन है, और उसके बाद में इन दोनों के बीच की जो गैप है एसी और सी लाइन के बीच की, उसको मैं बी बोलूंगा, वो तुम्हारा बी है, बराबर ने। तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि हम यहाँ 3 अलग अलग सिचुएशन देख रहे हैं। पहली सिचुएशन Y1 इनकम के ऊपर, तुम्हारी इनकम कम है, इनकम कम है लेकिन उसके सामने कंजम्पशन तुम्हारा ज्यादा है, बराबर है। देखो यहाँ इनकम नीचे और कंजम्पशन ऊपर है, यहाँ पे इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल हो जाते हैं। ये Y2 इनकम लेवल के ऊपर, सॉरी Y के ऊपर, और Y2 के ऊपर आप देख सकते हो कि तुम्हारी इनकम ज्यादा है, ऊपर आ गई लाइन, और ये लाइन अभी नीचे रह गई, इसका मतलब कंजम्पशन लाइन नीचे है। तो तीनों तीन सिचुएशन तुमको दिखानी है इसके अंदर।
एक सिचुएशन ऐसी है Y1 कि जहां पे तुम्हारी इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है। दूसरी सिचुएशन दोनों इक्वल, और तीसरी सिचुएशन ऐसी कि जिसके अंदर क्या है, हम देख सकते हैं यहाँ पे एकदम सिंपली कि कंजम्पशन तुम्हारा कम है और इनकम तुम्हारी ज्यादा है, राइट। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो टेंडेंसी कैसी रहेगी इंसान की हमेशा, कि वो सेविंग्स करने की कोशिश करेगा अपनी इनकम में से ज्यादा। तो कंजम्पशन लाइन भी अपवर्ड राइजिंग है, क्योंकि ये कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है, तुम्हारे एक्सपेंडिचर के ऊपर, सॉरी तुम्हारी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। नो सी वर्टिकल डिस्टेंस, तो वो तो मैंने एसी बताया। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एसी एंड सी लाइन जो है वो तुम्हारा इंड्यूस कंजम्पशन, जिसको मैंने बी बताया अभी आपको। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ओ एक्स एक्सिस एंड सी, वो टोटल कंजम्पशन बता रहा है। हम यहाँ पे इसी एग्जांपल को आगे बढ़ा सकते हैं। जब इनकम तुम्हारी 5000, टोटल कंजम्पशन 4000, इसमें से 1000 जो है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन था और 3000 तुम्हारे इंड्यूस कंजम्पशन था। तो हमने यहाँ पे ये याद रखना है कि 5000 की इनकम के वक्त तुमने 4000 रुपये सेव किए, बराबर ना। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, देख ले। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंजम्पशन फंक्शन। पहले तो इनकम लेवल, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा कंजम्पशन, सिंपल, बराबर। तो इसका मतलब अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ेगा, और अगर परचेसिंग पावर ज्यादा होगा तो लोग ज्यादा खर्चा करेंगे। तो इसी तरह से इनकम जब फॉल होती है ना, तो परचेसिंग पावर वुड बी लोअर। अब ये आता है तुम्हारा सब्जेक्टिव या तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, देखो। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स डिपेंड करता है पर्सन के बिहेवियर के ऊपर, तुम्हारी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। जैसे सबसे पहले मोटिव ऑफ प्रिडिकेशन, पीपल हैव मोटिव बिल्ड अप रिजर्व्स अगेंस्ट अनफोर्सिन कैटेगरीज लाइक सॉरी कंटिजेंसीज लाइक डेथ, इलनेस, एक्सीडेंट एंड सो ऑन। कोई इंसान ऐसा सोचेगा मैं तो अभी खर्च उठना पैसा, बीमारियों के लिए बचाए, फ्यूचर के लिए पैसा बचाए। तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मोटिव ऑफ प्रिडिकेशन, प्रिडिक्शन नहीं है, बराबर ना। फिर उसके बाद में मोटिव ऑफ फोरसाइट, फोरसाइट यानी किसी के एजुकेशन के लिए पैसा बचाना है, बराबर। किसी डिपेंडेंट मेंबर के मेंटेनेंस के लिए पैसा बचाना है, ओल्ड एज के लिए पैसा बचाना है, ये सब पॉजिटिव है। ऊपर वाले सब नेगेटिव है। कंटिजेंसीज बोला है, मतलब कोई तकलीफ आए तो, या तकलीफ के लिए नहीं बचाना है, यहाँ पैसा फ्यूचर को ध्यान में रख के बचाना है। फिर मोटिव ऑफ कैलकुलेशन, लोगों को लगता है कि अगर खर्चा कर देंगे तो शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, वहां इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से पैसे आएंगे, तो कैपिटल एप्रिसिएशन का फायदा होगा, यानी शेयर्स की प्राइस और डिबेंचर्स की प्राइस बढ़ेगी तो उसका फायदा होगा। तो टू गेट द बेनिफिट ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। फिर मोटिव ऑफ इम्प्रूवमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना चाहते हो। लोग ऐसा मानते हैं कि अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, हम यहाँ पे अभी कोई भी चीज खर्चा नहीं करेंगे, पैसा बचाएंगे, उसमें से आने वाली फ्यूचर की इनकम को हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने में यूज करेंगे। फिर मोटिव ऑफ इंडिपेंडेंस, पीपल वांट टू बी इंडिपेंडेंट इन फ्यूचर, दे बिलीव इन फेयर वेदर फ्रेंड्स। उनको ऐसा है कि अभी 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 देखा कि किसी एक सुब्रत रॉय, उनकी डेथ हो गई 2 दिन पहले। सहारा ग्रुप के मालिक थे, बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट किया था। एक जमाना ऐसा था जब उसके आगे पीछे सब लोग घूमते थे, पर जैसे ही उसके ऊपर तकलीफ आई सब लोग चले गए। उसके 25,000 करोड़ रुपीज जो है ना, उसके तो नहीं बोलेंगे, लोगों के जो पैसे, वो सेबी के पास जमा है, जो उसने लोगों के पास से उगराए थे। अब उसके ऊपर केस चल रहा है, और सेबी वो पैसे को रिलीज करेगी तब लोगों को पैसा वापिस आएगा। पर उसकी डेथ के बाद कुछ गिने चुने जर्नलिस्ट या कोई एक्टिविस्ट ने उसके बारे में लिखा, बाकी जो लोग उसके पीछे आगे पीछे घूमते थे उनमें से किसी ने भी कोई भी कमेंट करने से दूर रहे, क्योंकि वो जानते थे कि ये इंसान अब सही समय उसका नहीं, उसका, तो सब छोड़ के भाग जाते हैं। तो इसीलिए फेयर वेदर फ्रेंड्स, पैसा ही सबसे बड़ा दोस्त है तुम्हारा, इसलिए लोग क्या करते हैं, पैसा बचाते हैं। तो इंडिपेंडेंट रहने के लिए, उसके बाद में मोटिव ऑफ एंटरप्राइज, पीपल वांट टू स्टार्ट बिजनेस, दैट इज वांट टू बी अ बिजनेसमैन। फिर उसके बाद में मोटिव ऑफ प्राइड, सम पीपल मे फील प्राइड इन हैविंग मोर मनी एंड मेनी असेट्स बिहाइंड देम, दे वांट टू गिव गिफ्ट टू नियर एंड डियर वंस। ऐसा कि मैं मेरे पीछे वालों के लिए
दौलत छोड़ के जाऊं ऐसा। तो ये हुआ मोटिव ऑफ प्राइड। एंड मोटिव ऑफ एवरिस यानी कंजूसाई। ये एवरिस का मतलब कंजूसाई होता है। इसका मतलब कुछ लोग माइजर होते हैं और वो कोई भी तरह का एक्सपेंडिचर करने से रोकते अपने आप को ऐसा। Due to all the above mentioned motives, people reduce current consumption expenditure and the save, and they save something. They, the नहीं है, they save something last line में। Some objective factor। अब ये objective factor इंसान पे डिपेंड नहीं करता, एक्सटर्नल फैक्टर्स है ये सारे के सारे। तो सबसे पहले आता है डिस्पोजेबल इनकम। इनकम ज्यादा, डिस्पोजेबल यानी तुम्हारे हाथ में बचने वाली इनकम। जैसे किसी इंसान का डेट बहुत ज्यादा है तो पैसा चुकता करने में निकल जाएगा, तो खर्चा करने के लिए हाथ में कुछ आएगा नहीं। गवर्नमेंट ने टैक्स ज्यादा लगाया तो टैक्स भरने में पैसा चला जाएगा, तुम्हारे हाथ में कुछ बचेगा नहीं। तो एग्जैक्टली डिस्पोजेबल इनकम अगर तुम्हारे पास ज्यादा होती है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा, लेकिन अगर डिस्पोजेबल इनकम कम है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विल बी लेस। फिर फिस्कल पॉलिसी। व्हेन गवर्नमेंट रेजिस टैक्सेस रेट्स और इम्पोजेस न्यू टैक्स, डिस्पोजेबल इनकम वुड बी लोअर, पीपल रिड्यूस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। टैक्स ज्यादा हो जाता है तो हाथ में पैसे कम बचते हैं, अगर कम पैसे बचेंगे तो फिर एक्सपेंडिचर कम। नाउ विनफॉल चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल। विनफॉल चेंजेस यानी शेयर मार्केट में प्राइसेस का गिर जाना, गोल्ड की प्राइस का गिर जाना, तो ये सारी कैपिटल एसेट्स है। उनके अंदर अगर तुम्हारे पैसे इन्वेस्टेड है और वहां पे तुम्हारे पैसे आने से रुक जाते हैं तो तुम्हारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। विनफॉल चेंजेस का मतलब ये किस पे डिपेंड करता है, मार्केट के बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, कभी नसीब अच्छा कभी नहीं। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज होता है तो सेविंग्स ज्यादा करते हैं लोग क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। सो हियर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉल्स। ऑन द अदर हैंड व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल, पीपल मेक लेस सेविंग एंड दे रेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी अगर एक जगह पे हम ऐसा मान के चले कि अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉल्स, तो कब हो जाता है वो, कब कि आपके पास इंटरेस्ट की इनकम का जरिया ज्यादा हो जाए तो लोग इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे, खर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो लोग क्या करेंगे, इवन लोन लेके भी खरीदेंगे क्योंकि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रही है। दैट्स व्हाई। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर इनकम। व्हेन पीपल एक्सपेक्ट दैट देयर फ्यूचर इनकम विल फॉल, अब इनकम आने वाली नहीं ऐसा लगे उसको, तो वो कंजम्पशन प्रेजेंट में कम कर देगा। ऑन द अदर एंड जब वो एक्सपेक्ट करेगा कि फ्यूचर में उनकी इनकम बढ़ने वाली है तो वो क्या करेंगे, फ्यूचर में नहीं अभी प्रेजेंट में वो अपना कंजम्पशन बढ़ा देंगे ऐसा। अब ये तुम्हारा कंजम्पशन फंक्शन हुआ, अब सेविंग्स फंक्शन एक ही साथ में सब चीजें। तो देखो सेविंग फंक्शन अपोजिट टू कंजम्पशन, जिसको कंजम्पशन फंक्शन आ जाए सेविंग फंक्शन खाली एक बार रीड करने की जरूरत है। इतना सिंपल है ये। इस चैप्टर को कोई भी पर्टिकुलरली देखेगा ना, इस पूरे यूनिट को, तो टेंशन में आ जाए। डायग्राम्स की भरमार है और आड़े तेरे डायग्राम है, पर एक बार समझ लो ना तुम, उसके बाद में ये ना एकदम स्टोरी जैसा हो जाएगा। वी आर ऑन थर्ड पेज राइट नाउ, तुम इतना समझो बराबर। जो अंदर का एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल स्मूथली जा रहा है जब तुमने डायग्राम को समझ लिया उसके बाद। राइट नाउ मीनिंग, सेविंग फंक्शन एक्सप्लेन्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल सेविंग एंड इनकम। सेविंग फंक्शन को अगर एक्सप्रेस करना है तो S इज इक्वल टू एफ वाई, S इज इक्वल टू सेविंग्स, F यानी फंक्शनल रिलेशनशिप और Y यानी इनकम। तो इसका मतलब सेविंग भी किस पे डिपेंड करता है, इनकम पे डिपेंड करता है। तो सेविंग यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, सेविंग डिपेंड करता है किस पे, इनकम पे, तो इनकम इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो सेविंग सेटेरिस पेरिबस, इसका मतलब अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम हो तो सेविंग्स तुम्हारा कुछ काम लगेगा, नहीं तो नहीं ना। व्हेन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात, सेव की बात करें तो देखो कंज्यूम था ने, उसका अपोजिट सेम टू सेम, पर क्या याद रखने का, यहाँ पे चेंज इन सेविंग्स बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम। देखो एडिशनल सेविंग आउट ऑफ एडिशनल इनकम, तो मतलब रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम हो गया। अगर सिंबॉलिकली बोले तो एमपीएस इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा सी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, यानी चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। तो आगे वाले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था, जब इनकम 1000 से 2000 हो गई बराबर, तो सेविंग 100 करोड़ से 150 करोड़ हो गई, तो कितनी सेविंग्स बढ़ी, 50 करोड़ बढ़ी ना।
50 करोड़ कितनी इंक्रीज के ऊपर? 1000 की इंक्रीज के ऊपर। 1000 से 2000 हुई मतलब 1000 इंक्रीज हुई इनकम। सेविंग 100 से 150 हुई मतलब 50 इंक्रीज हुई। तो 50 को 1000 से डिवाइड करो तो 0.05 एग्जैक्टली ऐसा आएगा तुम्हारा एपीएस। एपीएस आएगा, देखो एपीएस यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये सिंपल है, इसमें एस अपॉन सी सेविंग्स, सॉरी एस अपॉन वाई सेविंग्स अपॉन अपॉन इनकम लिखेंगे। देखो अब तुम ये शेड्यूल देखो, जब तुम्हारी इनकम 0 है, तुम 1000 का कंजम्पशन कर रहे हो, सेविंग्स -1000। आगे वाला जो आगे वाला टेबल है ना उसी को कंटिन्यू किया है। आपको ये पूरा टेबल पूछा जाएगा एग्जाम में, दोनों साथ में। तो दोनों साथ में यानी आपको कॉलम खाली दो बढ़ानी पड़ेगी, समझे? दो कॉलम खाली बढ़ेगी एमपीएस और एपीएस वाली, बाकी तो सब अंदर से देखना है। उसके अंदर से 1000 के सामने 1600 का कंजम्पशन तो -600 हुआ। 2000 के सामने 2200 तो -200 हुआ। फिर 3000 के सामने, सॉरी 2500 के सामने 2500 तो 0 हो गया। नाउ सी, आगे तुमने एमपीसी क्या देखा था? 0.6 देखा था ना। तो मैं 1 में से अगर 0.6 को माइनस करूंगा तो एमपीएस मिलेगा। देखो एमपीएस कितना है? 0.4। तो सब में 0.4 कॉमन लिखा है, सब में, पूरे टेबल में आप देखो यहाँ पे सब जगह पे 0.4 लिखा है, राइट। और तुम्हारा एपीएस पहले माइनस होता है, फिर वो धीमे 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 इंक्रीज होता है, बराबर ना। 2500 के ऊपर वो 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद में इंक्रीज होते होते 0.23 तक पहुंचेगा। दोनों की फॉर्मूला एक जैसी है कि एपीएस, और अगर मैं बात करूं तो देखो मैं एपीएस और एपीसी इन दोनों का अगर प्लस करें तो आंसर 1 आएगा। एपीएस और एपीसी इज इक्वल टू 1। और सेम इसी तरह से अगर मैं एमपीसी प्लस एमपीएस करूं तो भी आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो अगर किसी को फाइंड आउट करना है, समझो एपीसी, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस एपीएस। इसी तरह से अगर किसी को फाइंड आउट करना हो एमपीएस तो वो फाइंड आउट कैसे करेगा? 1 में से माइनस कर देगा एमपीसी को, राइट। तो ये किसी भी तरह से अपने टोटल होना चाहिए 1, ओके। क्योंकि इनकम के हमने यहाँ पे ऐसा सोचा है कि दो सोर्स है, दो रास्ते हैं इनकम के, या तो तुम कंज्यूम करोगे या तो तुम सेव करोगे। तीसरी कोई जगह पे इनकम जा ही नहीं सकती, ऐसा मान के हम चलते हैं ना। अब तुम ये दो आगे वाला डायग्राम है ना, वो डायग्राम एस अपन वाई 1.6 है, मैंने बोला था, राइट ना। अगर 1 में से तुम 1.6 को माइनस करोगे तो -0.6 आया, देखो, राइट। अब यहां देखे आप, पिछले वाला डायग्राम सेम टू सेम ड्रॉ करोगे, तुमको उसको खाली नीचे एक्सटेंड करना है। देखो मैं आपको बता दूं किस तरह से एक्सटेंड करेंगे अपने, ये जो देखिए डायग्राम पे जरा ध्यान दीजिए। इस डायग्राम में तुमने ऊपर वाला पार्ट परफेक्टली ड्रॉ किया था, आगे जैसा है वैसा ही। तुमको ये वाला एक्सटेंड करना है नीचे, राइट। तुम ये बताओगे कि जब तुम्हारा एस इज इक्वल टू वाई यानी सेविंग्स इज इक्वल टू ये इनकम हो जाता है, यानी मतलब दोनों सेम है, तो हम क्या देखेंगे? या एस नहीं है या सी लिख देना, या सी इज इक्वल टू वाई है। कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, एस इज इक्वल टू वाई हो ही नहीं सकता। मतलब तुम पूरी पूरी इनकम कैसे सेव करोगे? 1 रुपया भी खर्च नहीं करोगे, ये कैसे पॉसिबल है? खाएंगे पियेंगे क्या, राइट। तो ये यहाँ पे कैंसिल करके सी इज इक्वल टू वाई लिख देना। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे एक बात, देखिए जहां पे सी इज इक्वल टू वाई है वहां पे तुम्हारा सेविंग्स 0 है, तो यहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, ये जगह पे एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए। यहाँ से वो पॉजिटिव हो जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, यानी पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन इसके पहले तुम देख सकते हो ऊपर अपने शेड्यूल में भी देखा कि माइनस में सब कुछ जाता है,
सारे के सारे सेविंग्स माइनस में, तो माइनस में इसलिए इसको नीचे लाना है अपने को। तो ये जीरो जहां पे होता है n इक्वल टू जीरो, इसके पहले हम सेविंग्स का कर्व कैसा लिखेंगे, एस लाइन को, यानी सेविंग्स की जो लाइन है उसको अपने माइनस में जाने देंगे, इसलिए वो एक्स एक्सिस के नीचे उतरेगा, लेकिन यहाँ पे वो ऊपर। कोई ऐसा नहीं है कि ये दोनों पैरेलल होने चाहिए, जरूरत नहीं है ऐसी। पैरेलल रखो तो भी ठीक है, ना रखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक बात समझ लेना, ये जो एंगल बने वो एंगल 45 डिग्री का बनना चाहिए, क्योंकि इनकम सीधे सीधी इंक्रीज होती है। ये 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, राइट। तीन बातें याद रखनी है कि जब तक c इज इक्वल टू, या c लिख देता हूं वापिस में, जहां जब c इज इक्वल टू वाई नहीं होता उसके पहले तुम्हारा सेविंग्स, देखो यहाँ पे भी गलत प्रिंट किया हुआ है, s आएगा नहीं, यहाँ पे दोनों तीनों तीन जगह पे c आएगा, बराबर है, तीनों तीन जगह पे c आएगा। तो यहाँ पे इसमें करेक्शन कर लो। यहाँ पे कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है, अगर कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है तो इसको डिस सेविंग्स बोला जाएगा, यानी मतलब उल्टा अपने घर के पैसे जाते हो, कमाई कुछ है नहीं और घर में सेविंग्स निकल जाता है वापस, और सेविंग्स जितना भी वो खर्च हो जाता है। यहाँ पे तुम सेविंग्स कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है यहाँ पे, इसलिए बराबर। यही बात को इस डायग्राम के अंदर समझना है। नाउ सी द रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, जो मैं ऑलरेडी तुमको समझा चुका हूँ। देखो अब हम क्या करेंगे, देखो सी प्लस एस इज इक्वल टू वाई, यानी इनकम के दो रास्ते जो मैंने अभी बताए, कौन कौन से, एक कंजम्पशन और एक सेविंग्स। कंजम्पशन को भी वाई से डिवाइड करो, सेविंग्स को भी वाई से डिवाइड करो, और वाई को भी वाई से डिवाइड करो, सबके डिवाइड बाय वाई कर दो। तो तुम्हारा सी अपॉन वाई करेंगे तो एपीसी आएगा, एस अपॉन वाई करेंगे तो एपीएस आएगा, और वाई अपॉन वाई कट हो जाएगा तो वन आएगा। तुम्हारी फॉर्मूला साबित हो गई। अब मतलब नेगेटिव एपीएस का मतलब क्या हुआ, कि नेगेटिव एपीएस का मतलब एपीसी इज लेस देन जीरो। इसका मतलब कम्युनिटी को बोरो करना पड़ता है फ्रॉम अदर्स, दूसरों के पास से पैसा लेना पड़ता है। यहाँ सेविंग्स तुम्हारा नेगेटिव है, राइट। उसके बाद में जीरो एपीएस का मतलब तुम्हारा कंजम्पशन और इनकम इक्वल है, और एपीएस इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब सेविंग्स भी तुम्हारा जीरो है। लेकिन पॉजिटिव यानी जब कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, एपीएस इज ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ सेविंग्स क्या हो गया तुम्हारे लिए, पॉजिटिव हो गया। इन शॉर्ट, व्हेन इनकम इंक्रीजेस the value of APS increases from negative value to zero and from zero to positive value। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी, पहले नेगेटिव फिर जीरो, फिर उसके बाद में पॉजिटिव हो जाएगी। नाउ ये थियरीज ऑफ कंजम्पशन, रिलेटिव हाइपोथेसिस, रेचेट इफेक्ट वाली मेरे पास है टोटल 3 थियरीज, आई थिंक सो, यस। फिर टॉपिक 2 से तो बहुत सिंपल है। पहला टॉपिक कंपल्सरी याद करना है, पहला कंपल्सरी याद करना। मैंने इसीलिए थोड़ा जल्दी चालू किया, 1 महीना बाकी है, फिर भी मैंने सोचा कि ये कंप्लीट कर लूं, तो ज्यादा डायग्राम सब साथ में। चलो एक्सप्लेन द थियरीज ऑफ कंजम्पशन। James Gaines developed the systematic theory of consumption to explain the factors affecting consumption expenditure of the households. However, after the Second World War, the Keynes theory of consumption was challenged by a number of economists. Accordingly, 4 major theories have been developed on consumption. एक तो एब्सोल्यूट इनकम, पहले ने सिस्टमेटिक कंजम्पशन की थियरी तो खाली जेम्स गिन्स ने बनाई थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बाद 4 थियरीज बनी, एक एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस एंड लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। इसमें एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस यानी केनेशियन थियरी ऑफ कंजम्पशन। According to this theory, the current consumption expenditure of the household depends upon their current and absolute income. So Keynes function can be written as under C is equal to Fy,
C यानी करंट कंजम्पशन और Y इज इक्वल टू करंट इनकम. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ केनेशियन कंजम्पशन फंक्शन. ध्यान देना. कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन इनकम, वो तो आगे भी देखा हमने. अब यहाँ पे एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में प्रॉपर्टीज क्या बताएगी ये. द रियल, ध्यान देना, द रियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ रियल करंट डिस्पोजेबल इनकम. रियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करता है? रियल डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर. इसका मतलब एब्सोल्यूट इनकम जो है ना, वो शॉर्ट रन थियरी है. आज की इनकम, आज का कंजम्पशन डिसाइड करेगी, यानी शॉर्ट रन थियरी. पहली बात. दूसरी बात, एमपीसी वो 0 और 1 के बीच में होगा. एमपीसी इज ग्रेटर देन 0, यानी वो पॉजिटिव होगी, बट लेस देन 1. 1 से हमेशा कम होगी, क्योंकि इंसान इनकम से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता. बराबर. दिस इज बिकॉज व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस. बट हमेशा कंजम्पशन जो इंक्रीज होता है, वो साइकोलॉजिकल लॉ में आपने देखा कि वो हमेशा कम होता है इंक्रीज इन इनकम से. एमपीसी इज लेस देन एपीसी. एमपीसी हमेशा एपीसी से कम ज होगा. व्हेन इनकम इंक्रीजेस, एमपीसी डिक्लाइंस. इनकम बढ़ेगी तो एमपीसी कम होती जाएगी. साइकोलॉजिकल लॉ. दिस इज बिकॉज अ हायर एंड हायर लेवल ऑफ इनकम, एट हायर एंड हायर लेवल ऑफ इनकम एडिशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्लाइंस, यानी कम हो जाता है. अब इसके ड्रॉबैक्स. द एम्पेरिकल स्टडीज यानी हिस्टोरिकल स्टडी सपोर्ट्स ओनली द फर्स्ट एंड थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ केनेशियन कंजम्पशन फंक्शन, यानी पहली और तीसरी. कौन कौन सी? के फंक्शन जो है किसका है? कंजम्पशन फंक्शन इज, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, वो राइट है. दूसरी बात, एमपीसी इज लेस देन एपीसी, वो भी राइट है. ये दो चीजें सही है. बट डज नॉट प्रूव सेकंड एंड फोर्थ properties. According to Keynesian consumption function, MPC is diminishing and MP is less than APC. But a study by Kuznets showed that MPC is not only constant but MPC is also equal to APC. कई जगह पे ऐसा होता है कि MPC APC दोनों इक्वल हो जाते हैं, और कई बार MPC फॉल होने की बात करिए तो MPC कई बार तो कांस्टेंट रहती है. लोग टारगेट बना लेते हैं कि अपनी इनकम में से इतना % खर्च करना है, तो अब क्या करोगे? एमपीसी कांस्टेंट हो गई, यहाँ पे टारगेट बना लिया तो, राइट. अब ये ड्यूसेनबेरीज थियरी, सेकेंड वाली. अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द एब्सोल्यूट इनकम, पर वो रिलेटिव इनकम पे डिपेंड करता है. अब चेंज देखो खाली इसमें. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इट्स इनकम इन रिलेशन टू द हाउस होल्ड विथ विच इट आइडेंटिफाइज इन सेल्फ. यानी मैं अपने आप को किसके साथ कंपेयर करता हूँ? अगर मुझे लगता है, देखो याद रखना, ऐसा कई बार होता है कि हम ये देखते हैं कि पड़ोस में अगर कोई चीज खरीदी गई और वो हमारे लेवल का इंसान है, तो उसके वहां वो चीज है तो हम भी यहाँ पे लेके आएंगे. उसने खरीदा तो मैंने भी खरीदा, एक दोस्त ने खरीदा तो हमने भी खरीदा. तो रिलेटिव कंजम्पशन पे डिपेंड करता है, ये ऐसा बोला गया. इफ द हाउस होल्ड हैव लोअर लेवल ऑफ इनकम बट सच हाउस होल्ड्स लिव इन रिलेटिवली हायर इनकम सोसाइटी. तुम्हारी इनकम कम है लेकिन फिर भी तुम हायर लोगों के साथ, सोसाइटी के लोगों के साथ में उठते बैठते हो, then their consumption expenditure is proportionately more than households of higher income society. इसको डेमोस्ट्रेशन यानी देखा देखी की इफेक्ट बोला जाता है. बराबर ना. और दिस इज ऑल्सो नोन एज कीपिंग अप विद द जोनेसेस, यानी पैसे वालों के साथ में मैं अपने आप को सेटल करके रखता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास वो चीज है तो मैं क्यों ना खरीदूं, लाइक दैट. अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, व्हेन इनकम, एब्सोल्यूट इनकम इंक्रीजेस, कंजम्पशन इंक्रीज करता है. बट व्हेन एब्सोल्यूट इनकम डिक्रीजेस, तो भी इनकम कम होने के बावजूद भी तुमने एक लेवल बना लिया है सोसाइटी में रहने का, तो तुम्हारे खर्चे कम नहीं होंगे. ये एकदम प्रैक्टिकल चीज है, समझो कि तुम जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तुम ऊपर तो उठते हो, लेकिन जैसे इनकम कम हो जाती है तुम नीचे आ नहीं सकते डायरेक्टली. तुम्हारा लेवल जो है ना कंजम्पशन का, वो ऊपर का ऊपर ही रहेगा. So their consumption falls less than proportionately. This is because once they get used to certain standard of living in long run, 10-12 साल तक तुमने ऊपर वाला स्टैंडर्ड यूज किया है,
उसको तुमने फील किया है, तो तुम आगे उसी स्टैंडर्ड के अंदर रहने की कोशिश करोगे। दे डू नॉट अलाउ दैट कंजम्पशन फॉल्स लेस देन प्रोपोर्शनेटली। इसको अपने रेचेट इफेक्ट बोलते हैं इन कंजम्पशन बिहेवियर। अब इसका मतलब व्हेन इनकम ऑफ इंडिविजुअल, रेचेट इफेक्ट समझना, ये आपको 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हेन इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड हाउसहोल्ड्स फॉल्स, देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डज नॉट फॉल टू दैट एक्सटेंट। कंजम्पशन नहीं, इसको रेचेट इफेक्ट बोलते हैं। पीपल ट्राई टू मेंटेन देयर कंजम्पशन एट अ हायर लेवल, क्योंकि वो डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं कि नहीं हमारे पास पैसे है। डिजनबरी, ये कौन सी एक मूवी थी जो एग्जैक्टली सेम मकसद से बनी थी? एक था, याद नहीं आ रहा है मुझे, कि जिसमें पैसे खत्म भी हो जाते हैं ना, तो भी वो क्या करते हैं, लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, उसी लेवल पे रहने की कोशिश करते हैं। डिजनबरी, व्हेन एब्सोल्यूट इनकम इंक्रीजेस, एब्सोल्यूट कंजम्पशन increases, but when absolute income decreases, तो हाउस होल्ड अपने कंजम्पशन को इतना प्रपोर्शन में नीचे गिरने नहीं देंगे। इट इज सो बिकॉज हाउस होल्ड गेट यूज टू, वही ऊपर वाली चीज वापिस आ रही है, एंड हेंस व्हेन देयर इनकम फॉल्स, देयर कंजम्पशन फॉल्स लेस देन प्रोपोर्शनेटली। तो व्हेन कंजम्पशन डज नॉट फॉल, तो एपीसी राइज होती है पर एमपीसी कम हो जाता है। एवरेज प्रोपेंसिटी तो इंक्रीज हुई नहीं, लेकिन तुम्हारे पास मार्जिनल यानी एडिशनल खर्चा करने के लिए पैसे इतने हैं नहीं। ये रेचेट इफेक्ट हुआ। तो याद रखो, रेचेट इफेक्ट एक लाइन में बोलना हो ना, तो याद रखना है कि रेचेट इफेक्ट के वक्त एपीसी राइज होता है लेकिन एमपीसी फॉल होता है। नाउ सी हियर, लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन इसको बोला जाएगा। नाउ इनकम इज इक्वल टू ओ, अच्छा देखो लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन कितना है, सी एल इज इक्वल टू बी वाई दिखा। नाउ सी हियर, तुम देख सकते हो 45 डिग्री का वो डायग्राम अपना सेम है। 45 डिग्री का तुम्हारा डायग्राम सेम है। y इज इक्वल टू सी जो लिखा है ना, दोनों एक बराबर। अब तुम्हारी इनकम कम हुई, बराबर ना? तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन सी एल इज इक्वल टू बी वाई एंड इनकम इज इक्वल टू ओ वाई टू एंड कंजम्पशन इज इक्वल टू ओ सी टू। पहले इनकम तुम्हारी कितनी थी, ओ वाई टू, और कंजम्पशन ओ सी टू था, राइट? अब ध्यान देना, एपीसी कितना है तुम्हारा इसके अंदर, ओ सी टू अपॉन ओ वाई टू, या तो सी वाई टू अपॉन ओ वाई टू, वो तो चलेगा। ओ सी टू अपॉन ओ वाई टू लिखना, तुम वो दूसरा वाला कैंसिल कर दो, चलेगा। नाउ हाउस होल्ड इनकम डिक्रीजेस टू ओ वाई वन, अब इनकम कम हो जाती है। इनकम कम हुई, वाई टू से कहाँ पे आ गए, अपने वाई वन के ऊपर आ गए। एज पर एब्सोल्यूट इनकम थियरी, कंजम्पशन भी कितना हो जाना चाहिए, ओ सी वन, यानी ओ सी टू से ओ सी वन पे आना चाहिए। यू कैन सी हियर, तुमको यहाँ दिखेगा, देखो तुम्हारी इनकम जो है वो पहले ओ वाई टू थी यहाँ तक, अब इनकम तुम्हारी इतनी हो गई, उसके सामने कंजम्पशन पहले इतना था, अब कंजम्पशन तुम्हारा इतना हो जाएगा, राइट? तो इतना कंजम्पशन तुम्हारा फॉल होगा। ये एब्सोल्यूट इनकम थियरी के हिसाब से देखो, ये दोनों का प्रपोर्शन सेम है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ लगभग सेम जैसी है, समझे? बट एबीसी विल रिमेन द सेम, यहाँ पे लिखा है एब्सोल्यूट में। द हाउस होल्ड कंजम्पशन वुड फॉल प्रपोजिशनली टू द फॉल इन इनकम। हाउस होल्ड कंजम्पशन कम होगा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एब्सोल्यूट की बात कर रहा हूं, अभी मैं रिलेटिव पे नहीं आया, डिवीजन पर ही नहीं आया। लेकिन एज पर रिलेटिव इनकम थियरी, द हाउस होल्ड कंजम्पशन वुड फॉल लेस देन प्रोपोर्शनेटली देन द फॉल इन द इनकम फॉर द शॉर्ट रन। हाउस इनकम डिक्रीज कितने से होगी, ओ वाई टू से ओ वाई वन, वही होगी। लेकिन जो कंजम्पशन फॉल होगा ना, वो एन वाई वन, आप देख सकते हो एन वाई वन कंजम्पशन कितना होगा, यहां तक आएगा कंजम्पशन। यानी ये जो एब्सोल्यूट में इतना ज्यादा जो चेंज होता है ना, वो नहीं होगा। लोग कितना कंजम्पशन चेंज करेंगे, सिर्फ इतना कंजम्पशन, यानी बीएन जितना कंजम्पशन फॉल करेंगे, क्योंकि लोगों को आदत है हो गई है किसकी, हाई लेवल स्टैंडर्ड के ऊपर रहने की, लोगों को आदत हो गई। तो लोगों की आदत के कारण लोग इसको नीचे आने नहीं देंगे, राइट? दैट इज द मेन थिंग हियर। तो याद रखो, मैं पूरा वापस एक बार रिपीट करता हूँ। देखो इनकम पहले तुम्हारी ओ वाई टू थी और तब तुम्हारा कंजम्पशन था ओ सी टू। अब इनकम अगर ओ वाई वन हो जाती तो एज पर एब्सोल्यूट थियरी की बात करें तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा कंजम्पशन सी टू से सी वन पे आ जाएगा।
मतलब सीधा फॉल हो जाएगा प्रोपोर्शनेट टू इनकम। लेकिन हमने ड्यूजेनबेरी के अप्रोच में देखा कि रिलेटिव, जिसके साथ में वो अपने आप को कंपेयर करता है उसके हिसाब से, तो यहाँ पे तुम बी एन तक जाओगे, लेकिन तुम इससे नीचे, यानी आप इससे नीचे जाने की कोशिश नहीं करोगे। तो अब बी एन तक अगर हम जाए तो इसका मतलब जितनी इनकम गिरी है उसके सामने कंजम्पशन इतना कम नहीं हुआ है, क्योंकि अभी लोगों को जो आदत हो गई है लॉन्ग रन के अंदर एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने की, वो नीचे नहीं आ रहे हैं ऐसा। एज पर द रिलेटिव इनकम थियरी, हाउस होल्ड कंजम्पशन फॉल्स ड्यू टू फॉल इन इनकम y1 y2। As per long run consumption function, CL is equal to BY. If income falls Y1 Y2 तो कंजम्पशन फॉल कितना होगा, जैसे अभी मैंने बताया BM जितना खाली फॉल होगा। नॉर्मली किसकी बात करें, एब्सोल्यूट में BM जितना फॉल होना चाहिए, लेकिन रिलेटिव में पेज टर्न करो, रिलेटिव में कितना फॉल होगा, खाली BN टर्न होगा। यानी मतलब BN इज लेस देन BM, तो ये रेचेट इफेक्ट है। यहाँ रेचेट इफेक्ट डायग्राम में अगर समझानी है तो डायग्राम में समझानी आसान है। डायग्राम में समझाने के लिए हम क्या देखेंगे, इसके अंदर सिर्फ वन थिंग एंड दैट इज ओनली ये देखेंगे कि कितना कम चेंज हुआ। तो जो चेंज कम हुआ वो तुम्हारे लिए रेचेट इफेक्ट है। अब CCS इज शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन एंड एट OY1 लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन इज ग्रेटर। OY1 के ऊपर कंजम्पशन ज्यादा है, राइट, इनकम से। तो AN इज डिस सेविंग, देख ले AN, ये जो AN है ना वो तुम्हारा डिस सेविंग है। AN इतना खाली पार्ट डिस सेविंग, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, अपने पुराने सेविंग्स में से खर्च करते जा रहे हो, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे उतरता नहीं है तुम्हारा, इसलिए। हाउसहोल्ड इज गोइंग टू डिस सेविंग, इज गोइंग फॉर डिस सेविंग टू मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लिखा है ना, एज पर देयर पीयर ग्रुप्स, पीयर यानी साथ में काम करने वाले। द short run average propensity to consume APS is greater than the long run average propensity to consume APCL, बराबर नहीं, ये S लिखा है इसका मतलब शॉर्ट रन और L लिखा है इसका मतलब लॉन्ग रन। तो APCL इज इक्वल टू MY1 अपॉन OY1 एट OY1 लेवल ऑफ इनकम। और ये अपने ऑलरेडी सीख चुके हैं, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है बट नॉट नाउ। अब मैं आपको सीधा permanent income hypothesis, but we will see it later on, not now.